शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गर्व IAS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं डॉक्टर अवधेश यादव। इस वीडियो श्रृंखला में मैंने मॉनेटरी पॉलिसी के जो भी चीज़ें थी कवर किया। उसके अंतर्गत हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम की जो जो चीज़ें थी मैंने बता दिया था। उसके अंतर्गत मैं दो चीज़ें बताया था कि बैंक्स में दो प्रकार के टूल्स होते हैं, ट्रेडिशनल और दूसरा नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में SLR, CRR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर दिया था। इसका यूज कैसे करती है आरबीआई इसका यूज कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है वो भी मैंने बता दिया था। आज बात करेंगे नॉन ट्रेडिशनल चीज़ों का, कैसे कैसे यूज होता है। तो इसमें आता है हेलीकॉप्टर मनी, फिर हेलीकॉप्टर हुअर। तीसरा आता है निगेटिव इंटरेस्ट रेट। ये तीनों क्या होता है मैं आपको आज बहुत डिटेल से बताऊंगा, और ये कब यूज करती है आरबीआई, इसकी आवश्यकता क्या पड़ती है, इसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये सारे पोर्शन को क्या आवश्यकता पड़ती है, क्यों इनको ज़रूरत पड़ती है कि यूज किया जाता है। तो इसमें से पहला नॉन ट्रेडिशनल में है हेलीकॉप्टर मनी जो कंसेप्ट है वो अमेरिका के एक USA के अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था मिल्टन फ्रीडमैन ने कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्होंने इस शब्द को दिया था। अब इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। यह नोबेल प्राइज विजेता भी है, प्राइज भी इन्हें मिला था। तो आखिर ये जाने हेलीकॉप्टर मनी है क्या, इसके यूज सामान्यतः डेवलप कंट्रियों में किया जाता है। जो इसका यूज होता है सामान्यतः विकसित देशों में किया जाता है। इसका प्रयोग करने की वैसे में आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसकी प्रयोग करने की आवश्यकता सभी जानते हैं कि 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आया था। क्या था कि पूरा का पूरा USA की बैंकिंग सिस्टम हिल गई थी। हुआ ये था कि पहले खूब लोन दिया गया कि आप डेवलप करो, और डेवलप करने के लिए बैंक लोन तो दिया गया, लेकिन अंत में जब चुकाने की बारी आई तो बहुत से बैंक दिवालिया हो गए थे। उनके पास इतनी संपत्ति नहीं थी कि उसको मेंटेन करें। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी। तो इसमें किया क्या जाता है, जैसे मान लीजिए कि मोदी जी एक स्कीम चालू करते हैं
कि कोविड-19 के दौर में मैं करूँगा क्या कि जितने भी भारतीय हैं उनके सबके खाते में 10,000 रुपया 10,000 रुपया डायरेक्ट जैम के तहत ट्रांसफ़र कर दूंगा। जनधन आधार मोबाइल योजना के तहत 10,000 रुपया हर व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दूंगा। यानी कहने का मतलब कि सभी व्यक्तियों को ज़रूरत से ज़्यादा पैसा दे देना, किसी भी चीज़ को हद से अधिक मोटिवेट करके फैला देना। हेलीकॉप्टर मनी कहलाता है। यानी जाम आधार, मोदी जी जाम आधार 10,000 रुपये हर व्यक्ति को डाल दिए। तो एक चीज तो हो गया कि मार्केट में सभी व्यक्तियों के पास पैसे की भरमार हो गई। ये तब किया जाता है ये सारे टूल्स का प्रयोग जब ट्रेडिशनल टूल्स फेल हो जाते हैं, काम न करे और बैंकिंग पूरी देश की जीडीपी को, डिमांड सप्लाई को प्रभावित करना हो, चालू कंटिन्यू रखना हो, तब किया जाता है। तो इसकी कंडीशन है, दशा है, कंडीशन है। कंडीशन क्या क्या है इसकी कि इस चीज का प्रयोग तभी किया जाएगा जब पहला ट्रेडिशनल टूल्स फेल हो गए हों, दूसरा सरकार के पास कोई उपाय न हो, तीसरा केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को मेंटेन करने में असक्षम हो, तभी ये कार्य को, ये कंडीशन है जिसके आधार पे हम हेलीकॉप्टर मनी को यूज करते हैं। तो बात आती है कि इसमें करते क्या है। तो मैंने बताया कि मार्केट में इतना पैसा सप्लाई कर दो, इतना लोगों को पैसा दे दो कि किसी भी चीज़ को वो कुछ न चाहते हुए भी खरीदे, उनको कुछ खरीदने, व्यापार करने की सुविधा मिले। जब डिमांड और जब सुविधा मिलेगी, बैंकों, जनता के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा, तो स्वाभाविक है कि वो कुछ न कुछ कार्य करेंगे तो कुछ डिमांड आएगी, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो उसी हिसाब से सप्लाई होगी। तो इस दौरान में डिमांड सप्लाई का जो बंद, अर्थव्यवस्था का विकास का मतलब होता है, इकोनॉमिक्स में डेवलप का, विकास का मतलब होता है, विकास का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डिमांड हो और सप्लाई हो, जितनी डिमांड हो उसी हिसाब से सप्लाई हो। तो कहते हैं कि देश विकास कर रहा है, विकास कर रहा है। और जब ये डिमांड और सप्लाई एकदम बंद हो जाए तो उस दशा में कहते हैं कि विकसित, मतलब देश विकास ही नहीं कर सकता है या कर रहा है। कोई भी देश चाहता है कि उसके देश में डिमांड सप्लाई की जो कंसेप्ट है हमेशा बना रहे। अब डिमांड सप्लाई के कंसेप्ट को बनाने के लिए इस दशा में सरकार खूब पैसा तो देती। जब पैसा आदमी के पास आएगा तो वो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ खरीदेगा, कुछ बेचेगा। तो इस तरीके से क्या होगी, फिर से धीरे धीरे रिन्यूअल आएगा। और यही काम अमेरिका ने 2008 की त्रासदी के बाद अपने देश में किया था, जिसके माध्यम से उसने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को पुनः अपने दौर में वापस लाने में सफल रहा। तो आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो आवश्यकता तब पड़ती है हेलीकॉप्टर मनी की जब कोई चारा ही नहीं हो, डिमांड सप्लाई हो ही नहीं रही हो, तब इसका यूज किया जाता है। लाभ क्या है कि इसमें अधिक से अधिक लोगों के पास पैसा हो जाता है, तो जो बैंकिंग लिक्विडिटी है
वो पूरी की तरीके से बढ़ जाती है। इसमें होता क्या है कि मेन रूप से एक जो फंक्शन का कार्य करता है वो सेंट्रल बैंक करता है। सेंट्रल बैंक सरकार के रिकमेंडेशन पे, सरकार के सुझाव पे ये कार्य करता है सेंट्रल बैंक, क्योंकि इसमें खूब पैसा नोट छापा जाता है। खूब नोट छाप के और मार्केट में डाल दिए, आराम से तरलता बढ़ जाएगी। जब लिक्विडिटी बढ़ेगी तो डिमांड सप्लाई इसी तरीके से बढ़ जाएगी। इसी के तर्ज पे एक आ रहा था कि किसी भी देश में अपने आप को स्टेबल करना है। इसी कंसेप्ट को दूसरे तरीके में कहा जाता है हेलीकॉप्टर एडवर्टाइजमेंट, जिसका बिगड़ा रूप यदि यूज किया जाए हेलीकॉप्टर एडवर्टाइजमेंट। हेलीकॉप्टर जो मार्केटिंग की तर्ज होती है, चाइना यही करता है। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना विश्व में छाया है, तो कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर मनी के कंसेप्ट हेलीकॉप्टर एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा है। वो करता क्या है, ये विश्व का ऐसा देश है जिसको आयात निर्यात के ऊपर या आयात निर्यात के ऊपर निर्यात करने के लिए कंपनी को सब्सिडी देता है। बढ़ावा देने के लिए जो कंपनी बनाती है उसे धन आवंटित करता है, धनराशि आवंटित करता है, टैक्सेशन में छूट देता है, उसका वर्ल्ड लेवल पे स्तर पर मार्केटिंग करता है। इससे होता क्या है कि इनके प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए कोई देश का प्रोडक्ट 10,000 का है, अब उसकी सब्सिडी की वजह से कुछ समय के लिए ये 4,000 में बेच रहा है। यदि मान लो कि 1 साल के घाटे पे ये 4,000 के सारे प्रोजेक्ट बेच दिया, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी, जो ए कंपनी थी और ये बी कंपनी है, ये मान लो कि इंडिया की कंपनी है या ये चाइना की कंपनी है, तो अब इस दशा में एक इंडिया की ये जो कंपनी है वो तो पूरी तरीके से धराशायी हो गई। अब इसकी तो कमरें टूट गई ना। कौन सा कस्टमर होगा जो यही चीजें 4,000 के बदले 10,000 देगा? आदमी ये खरीदेगा, उसे कंपनी बंद हो जाएगी, फिर उसके बाद आराम से ये दाम बढ़ाएगा और किसी न किसी तरीके से आप खरीदने के लिए इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये था हेलीकॉप्टर मनी का इकोनॉमिक्स में यूज। इसका हानि क्या है? इससे हानि कई है। हेलीकॉप्टर मनी से पूरी अर्थव्यवस्था में जो ब्लैक मनी होती है उसकी तो डिसएडवांटेज ऑफ हेलीकॉप्टर मनी देख लें। हानियां यदि देखा जाए हेलीकॉप्टर मनी की हानियां, तो पहली चीज क्या हो जाएगी, इसमें ब्लैक मनी की अधिक हो जाएगी। दूसरा क्या हो जाएगा, जब एक चीज बताइए, जब लोगों के पास खूब अधिक से ज्यादा धन होगा तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे कार्य करने की जो क्षमता है, मान लीजिए कि मेरे पास 2-4 लाख रुपया है, 10-20 लाख रुपया है, तो फिर क्यों कोई काम करेगा? तो जो कार्य करने की क्षमता होती है किसी प्रोडक्शन की, उत्पाद की प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो घट जाती है। क्षमता, प्रोडक्शन करने की क्षमता घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जब ये उत्पाद करने की कैपेसिटी हो जाएगी, लोगों में कार्य के प्रति विमुखता आ जाएगी, मतलब वो काम करना ही नहीं चाहेंगे। क्यों करे भाई, जब पैसा सब कुछ
मेरे पास ऑलरेडी उपलब्ध है, तो क्यों मैं मेहनत करने जाऊं, जैसे फालतू की चीज़ें हैं, इस प्रकार की अवधारणा आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं चंद समय के लिए सो विकास होगा, लेकिन एक बहुत बड़े समय के लिए वह अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन का मतलब अर्थव्यवस्था को नीचे लाने का मार्ग भी बना देगा। कोई कार्य नहीं करना चाहेगा, भ्रष्टाचार करप्शन होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आयात निर्यात सारे प्रभावित होंगे। तो ये थी इससे हानियाँ। तो मैंने पहले टॉपिक में बताया हेलीकॉप्टर मनी क्या होती है, हेलीकॉप्टर मनी क्यों आया, किसने लाया, हेलीकॉप्टर मनी लाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उससे लाभ क्या होता है, उससे हानियाँ क्या होती हैं। अब लास्ट में आता है कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या लिखेंगे। मैं जो भी टॉपिक करवाता हूँ पूरा एक फॉर्मेट में करवा देता हूँ पीटी मेंस के। निष्कर्ष क्या लिखेंगे हम, इसका निष्कर्ष क्या निकला? तो निष्कर्ष यही निकला कि हेलीकॉप्टर मनी का हमेशा एक तो प्रयोग नहीं करना चाहिए, विकट परिस्थिति में इसका प्रयोग करें, लेकिन एक हद तक, एक नियमित आधार तक ही इसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे देश की आर्थिक परिदृश्य में थोड़ा सा डिमांड सप्लाई पे प्रभाव आके और जो अर्थव्यवस्था रुकी थी इकोनॉमी बूम हो। जब इकोनॉमी बूम हो जाए तो इसे तुरंत समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की भी कैपेसिटी ये चीज़ें रखती है। तो ये पूरा कंक्लूजन हो गया। निष्कर्ष में इस तरीके से लिखेंगे कि ये ऐसी एक डिवाइस है जो रेयर केस में इसका यूज करना चाहिए, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। इसलिए इसके नियंत्रण के उपाय भी रखना चाहिए, जिससे काफ़ी हद तक ये नियंत्रित रहे और देश में अनेक प्रकार के भ्रष्टाचारों से मुक्ति मिल सके। दूसरा कंसेप्ट आता है हेलीकॉप्टर हुअर। कि हेलीकॉप्टर हुअर क्या होता है, तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा ये होता है ना कि अचानक जैसे 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने क्या किया था, विमुद्रीकरण किया था, डिमोनेटाइजेशन किया था। अचानक सरकार को आए कि मुझे पूरी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना है, तो मार्केट से सारा पैसा खींच लेना है। इसमें एक ही चीज कार्य होता है कि मार्केट से पैसा को खींच लिया जाता है, और मार्केट को पैसा खींचने का एक ही तरीका है कि जो प्रचलन में करेंसी है, मुद्रा है, उसको हम इलीगल घोषित कर दें। जब इलीगल घोषित कर देंगे तो उसको कोई आधार ही नहीं रहेगा, या एक टाइम ड्यूरेशन के तहत कि इतने दिनों में ये पैसा बेकार हो जाएगा, तो उस दौरान लोग जमा करेंगे। उसके बाद स्वाभाविक रूप से मार्केट से पैसा सरकार के पास आ जाएगा। तो ये उस दशा में लगाया जाता है जब देश में महंगाई चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई है, अनकंट्रोल हो चुकी है, जैसे वेनेजुएला में हुआ था। तो उस दशा में इसका प्रयोग करना चाहिए। इससे होगा क्या कि जब मुद्रा को मार्केट से खींच लिया जाए, ये भी काफी एक लिमिट तक ही जिम्मेदार है। ये नहीं कि पता चला कि मोदी जी कहे कि आज रात से 10 की नोट्स के ऊपर की सारी नोट इनवैलिड हो गई, तो इसका इम्पैक्ट भी है, गलत प्रभाव ये पड़ेगा कि आपको इसके बदले में दूसरी नई नोट जारी करना पड़ेगा, और नोट जारी करने में तमाम प्रकार की पैसा खर्च करना पड़ेगा। विदेशी व्यापार प्रभावित होगा, लोगों के खरीद और डिमांड सप्लाई की अवधारणा पूरी तरीके से चरमरा गई जाएगी। आप लोग सारे लोग
2016 का वो समय याद होगा जब विमुद्रीकरण हुआ था। सड़कों पे टमाटर ऐसे ही फेंके जाते थे। कोई भी चीज़, किसी के पास पैसा नहीं था कि वो चीज़ों को खरीदे। तो कहीं ना कहीं जो हेलीकॉप्टर हूवर है, ये भी किसी हद तक अर्थव्यवस्था को अचानक नहीं होता है कि एक बार, एक होता है कि बैक गियर लेके और सीधा छलांग मारना। तो ये टूल्स वही करते हैं कि एक बार पूरा खींच के बैक गियर दे के और फिर बूम करने का काम करते हैं। लेकिन ज़्यादा बूम करने के चक्कर में पूरी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसीलिए इसका एक हद तक ही यूज करना किसी भी देश के लिए सही होता है। इसमें होता क्या है कि सेंट्रल बैंक हो जाता होता है, जो जैसे मान लीजिए कि भारतीय में आरबीआई है, ये कमर्शियल बैंक से कहता है कि आप लोग पैसा सीधा ले खींचो मार्केट से, किसी भी तरीके से खींच ले। तो खींचने की पद्धति से पूरा का पूरा ये खत्म हो जाएगा, ब्लैक मनी। इससे लाभ क्या होगा कि जितना ब्लैक मनी होगी वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि मोदी जी ने यही आधार दिया था कि भारत में एक समान विकास प्रकार की ब्लैक मनी चल रही है, काला नोटों की काला बाजारी चल रही है। इसको दूर करने के लिए हमने विमुद्रीकरण लेके आया था। लेकिन साल भर बाद जब उर्जित पटेल साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी तो पता चला कि 99% पैसा जितना अनुमान किया गया था आ गया है, कोई ब्लैक मनी थी नहीं। तो कहा जाए कि क्या 1% के लिए मोदी जी ने विमुद्रीकरण किया था? बहुत बड़ी सवाल है कि क्या हमने करीबन इस कम से कम 5 से 6% खर्च आ गया था नोटों को बनाने में। तो कहीं ना कहीं घाटा तो हुआ ना। तो ये ऐसे टूल्स हैं जिसका बड़ी सोच समझ के यूज करना चाहिए। या एक चीज़ ये भी कहें कि हेलीकॉप्टर मनी का अपोजिट है। हेलीकॉप्टर मनी में हम मार्केट में पैसा डालते हैं, जबकि हेलीकॉप्टर हूवर में हम पैसा खींचते हैं, मार्केट से पैसा खींचते हैं। दोनों का मूल अंतर समझ में है। हेलीकॉप्टर मनी की अपोजिट प्रक्रिया को हेलीकॉप्टर हूवर कहते हैं। इससे हानियां क्या क्या थी ये मैंने बताया, क्या होता है ये बताया, कैसे काम करता है ये बताया, और इसके लाभ क्या है, क्यों किया जाता है ये बताया। फिर हेलीकॉप्टर मनी और हेलीकॉप्टर हूवर में क्या संबंध है ये चीज़ बताया। लास्ट जो है निगेटिव इंटरेस्ट रेट, ये इस समय विश्व के बहुत से विकसित देशों में कॉन्सेप्ट चल रहा है। कॉन्सेप्ट कहें या समस्या कहें, दोनों ही कहा जा सकता है। निगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है? निगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है, क्या है? तो इसके लिए पहले इसका इतिहास समझना जरूरी होगा। क्यों लाया जाएगा, क्यों लगता है, आवश्यकता क्या क्यों पड़ती है, क्यों पड़ती है, ये सारे प्रश्नों का जवाब इसके इतिहास में ही है। तो इसको छोटी सी कहानी सुनाएंगे जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। विश्व के आज बहुत से ऐसे देश हैं जिसके पास विकास करने की कुछ चीज़ है ही नहीं, जैसे जापान, स्विट्जरलैंड, नीदर, फिनलैंड। ये ऐसे देश हैं जिनके पास विकास करने के लिए कुछ है ही नहीं। सपोज दैट एक घर है जिसके पास सारी चीज़ें, अब वो टीवी है, वॉशिंग मशीन है, ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी मजबूत हो,
इन देशों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि यहाँ पे ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा हो चुकी है। जो नौजवान पीढ़ी है, यंगर जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, वो बहुत कम है। ऐसे देशों में ही ये समस्या आती है। जैसे मान लीजिए कि एक घर है मेरा, जहाँ पे वॉशिंग मशीन है, आगे की पीढ़ी पैदा होगी, बढ़ेगी, 2 से 4, 4 से 6 होगी, तभी तो नए नए वॉशिंग मशीन खरीदाएगी। जैसे मान लो एक ये लड़का है, एक 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 मालिक है, उसका भी संतान है, केवल एक ही संतान है तो ये भी काम चला सकती है। अब टीवी डेली तो खरीदा नहीं जाएगा, मतलब एक बार टीवी खरीदे, कम से कम 2-4 साल के लिए सुविधान हो गया है ना। वॉशिंग मशीन एक बार खरीद लिए तो कम से कम 2-4 साल के लिए काम फिट हो गया है ना। तो अब 2-4 साल उस देश में ये वॉशिंग मशीन खरीदेगा ही नहीं कोई, तो फिर इसका प्रोडक्शन कैसे होगा? जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगी, यानी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से निगेटिव में जाएगी। तो इसके लिए ऐसे देशों में होता क्या है कि जो उसका सेंट्रल बैंक है वो अपने कमर्शियल बैंकों को बोलता है कि आप एक काम करो, जो लोग बैंक में पैसा रखे हैं, जैसे हमारे यहाँ और उन बैंकों में क्या, जैसे हम SBI में पैसा डालते हैं 100 रुपया, तो ये मान लो 2% ब्याज देता है, यानी साल भर बाद 102 रुपया हमको दिया। लेकिन ऐसे देशों में क्या होता है, जैसे जापान में 100 रुपया है ना, तो अभी 100 रुपया को रख रखाव के लिए, बैंक में रखने के लिए ये इस पे 2% का टैक्स लेगा। यानी हर साल ये अपने पैसे को रखने के लिए अब यहाँ पे कस्टमर इनको पैसा देगा। यानी ये कहने का मतलब कि हम विकास की कोई चीज रह ही नहीं गई है। जो पैसा है उससे लेकर, टैक्स से लेकर, कलेक्शन लेकर देश को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे देशों में एक नया टर्म से शुरू किया गया था, UBI, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। UBI क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई देश है और वो कहता है कि मेरे पास सारी चीजें हैं विकास के लिए, तो विकास हो चुका है, तो वो अपने हर व्यक्ति को 10,000 रुपये हर प्रत्येक व्यक्ति को देता है अपने जीवन जीने, खाने पीने के लिए। इसके बाद जो विकास होगा वो आएगा। तो आवश्यक यूनिवर्सल, इसका मतलब यूनिवर्सल बेसिक इनकम, हर व्यक्ति को उसकी प्राइमरी नेसेसरी चीज़ों की पूर्ति के लिए जब सरकार खुद पैसा देने लगे, तो इस प्रकार की आय को यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहते हैं। यानी फिक्स हो गया कि तुम कुछ करो चाहे न करो, सरकार हर महीने तुमको 10,000 रुपया देगी। 10,000 रुपया वो देगी तुमको। जैसे UBI में 10,000 रुपया हर महीने आपको मिलेगा। सर कौन से कंट्री में मिलता है ऐसा? कौन से कंट्री में UBI मिलता है? नीदरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, ये सारी कंट्रियों में ये चीज़ें लागू हो गया है। भारत में भी ये चर्चा चली थी कि इसको लागू किया जाए, लेकिन इससे हानियां क्या है? तो 2 पक्ष होता है, एक सरकार का, इसके बारे में सरकार का पक्ष, सरकार का पक्ष, सरकार किस आधार पे देती है पैसा? तो सरकार इस आधार पे पैसा देती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन यापन के लिए उसके पास इतनी पैसा हो कि अपनी आप प्राइमरी चीज़ों को खरीद सके, खा पी सके, हेल्थ फैसिलिटी का यूज कर सके, इन सारी चीज़ों के, फिर पढ़ाई लिखाई बच्चों का, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए ये काम सरकार करती है अपने देश में। जबकि इसका निगेटिव पक्ष क्या है? निगेटिव पक्ष ये है कि इससे
यदि मान लीजिए कि आपको बिना किए 10,000 रुपया मिलता है तो कौन आदमी काम करना चाहेगा? यानी लोगों में कार्य करने की कैपेसिटी डिक्रीज होगी। कार्य करने की जब क्षमता होगी तो वहाँ प्रोडक्शन कम होगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो डिमांड और सप्लाई प्रभावित होगी। तो कहीं ना कहीं पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की कैपेसिटी रखता है ये यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो अब निगेटिव इंटरेस्ट रेट में होता क्या है कि ये पैसा के ऊपर टैक्स लगाती है। तो जब पैसा को रख रखाव के लिए तो आदमी, पूरी जो जनता होती है अलर्ट होती है कि नहीं कुछ किया जाए, तो कहती वो बाहर के देशों में इन्वेस्ट करने के लिए, शेयरिंग करने के लिए लोग तैयार होते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ खरीदने बेचने का है ही नहीं। इसी तर्ज पे हमारे भारत में जापान ने मेट्रो परियोजना, जो अहमदाबाद से मुंबई की जो परियोजना लागू हुई थी, तेज मेट्रो चलाने का, सुपर मॉडल की ट्रेन चलाने का, वो उसी की कंसेप्ट पे आधारित था। क्योंकि वहाँ के लोगों के पास पैसे इतने अधिक हैं कि विकास करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। ये तभी लागू किया जाता है जब देश में विकास करने के कुछ नहीं हो। तो जरूर इसको दूर करने के क्या उपाय करना चाहिए? तो दूर करने का उपाय मतलब निगेटिव इंटरेस्ट रेट को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? तो पहला, जनसंख्या बढ़ावा दिया जाए। जनसंख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि अगली पीढ़ी 2-4 खरीदेगी। जब आवश्यकता बढ़ेगी तो डिमांड होगा, सप्लाई होगा। दूसरा क्या किया जाए? निर्यात के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, निर्यात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स बनाए जाए, जहाँ विदेशों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवेश करें। इससे क्या होगा कि बाहर पैसा लगाएंगे तो इनकी कार्य करने की कैपेसिटी बढ़ेगी और अतिरिक्त पैसा आएगा, उनका लिविंग का भी स्टैंडर्ड सुधरेगा। ठीक है। और इससे आर्थिक जो डिमांड और सप्लाई की जो समस्या है वो सॉल्व होगी। तीसरी चीज़ क्या होगी? जो निगेटिव इंटरेस्ट दूर हो जाने के बाद अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी है वो सुधरेगी, हैप्पीनेस इंडेक्स सुधरेगा, लोगों के पास कार्य करने की कैपेसिटी बढ़ेगी